हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए मॉब साइको 100 के सीजन 3 के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग को देखते हैं और वहां पर इस्सू को एक शौक सा लगता है और फिर वो अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे वहां पर मॉब के होने का एहसास होता है और फिर वो एकदम से घबरा जाता है। फिर वो अपना बैज उतार कर वहां से भाग जाता है और रास्ते में वो अपने मन में सोचता है कि भाई कहीं सुबमी ने आपको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया और मेरे लिए रुकना, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ। और फिर वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर मॉब का एक्सीडेंट हुआ होता है और वहां पर उसे मॉब का बैग देता है और फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर वो आसपास देखने लग जाता है तो उसे वहां पर वही कार दिखती है और वहां पर मॉब का खून भी गिरा होता है। और फिर रिसु शॉक में कहता है लगता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद एक बिल्डिंग टूट जाती है और वहां से कोयामा गिरता है जो कि शॉ को टूटा हुआ देखकर रोने लग जाता है और साकुरा भी कहता है कि हम इससे नहीं रोक सकते। और तभी उनके पीछे एक ब्लास्ट होता है और वहां पर धुएं में से सुजुकी बाहर आता है जिसे देखकर वो दोनों शॉक में होते हैं। और साकुरा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और सुजुकी उनसे कहता है कि तुम दोनों ने ईमानदारी की जिंदगी जीनी शुरू कर ही दी, लेकिन अब बाकी का मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो मॉब से कहता है कि मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूँ और इससे थोड़ा सा दर्द भी होगा। और फिर वहां से गायब होकर मॉब को एक जोरदार पंच मारता है और फिर वो उसे लगातार पंच मारता रहता है लेकिन मॉब को कुछ भी नहीं होता बल्कि सुजुकी के हाथों से ही खून निकलने लग जाता है। और फिर मॉब उसके पास आकर एक ब्लास्ट कर देता है लेकिन सुजुकी उससे बच जाता है। और फिर वो कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि तुम बैड मूड में हो लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो और या मैं कहूँ कि तुम आजाद लग रहे हो और तुमने अब अपनी पावर का पूरा यूज करना शुरू कर दिया है और ये कोई बुरी चीज नहीं है, पर क्या तुम वही सेम पर्सन हो। और फिर वो मॉब की तरफ आता है लेकिन मॉब एक ब्लास्ट कर उसे दूर फेंक देता है और फिर वो उसके पास आकर उसके ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालता है और फिर वो उसे पत्थरों में दबा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शो उसे बचा लेता है और सुजुकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शो कहता है कि मैं अपने निकम्मे बाप की मदद कर रहा हूँ जो कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो मॉब को देखकर कहता है कि अरे ये तो सुजुकी कहता है कि ये शिगेयो कागेयामा है और इसने अपनी पावर पर कंट्रोल खो दिया है। तो शो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं रिसु के भाई से कैसे लड़ूंगा। तो सुजुकी कहता है कि ये वो इंसान नहीं है और इस पर नरमी बरतने से काम नहीं बनेगा। तो शो अपने मन में कहता है कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि आपने किसी के ऊपर भी नरमी बरती हो। तभी मॉब एक अटैक चार्ज करता है जिससे शो तो दूर हो जाता है लेकिन सुजुकी को वो लग जाता है। तो शो सुजुकी के पास जाता है तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो उठकर पावर अप कर कहता है कि मुझे बस उसकी कुछ पावर चाहिए थी ताकि हम दोनों के बीच में पावर का जो गैप है मैं उसे भर सकूं और अभी तो ये लड़ाई बस शुरू ही हुई है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे शो। तो शो कहता है कि क्या आपके पास कोई प्लान है। तो सुजुकी कहता है कि अगर वो इसी तरीके से एनर्जी को निकालता रहा तो उसका स्टेमिना चला जाएगा, इसीलिए हमें बस उसको उतनी देर तक रोके रखना है। तो शो भी कहता है कि चलो इसका स्टेमिना खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग रिसु को दौड़ते हुए देखते हैं और वो अपने मन में कहता है कि उस घटना के बाद हम दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से करनी बंद ही कर दी थी और खुद को इस चीज का जिम्मेदार मानने के कारण वो बदल गया। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता था, हंसता रहता था और अपने इमोशंस को बाहर आने देता था, लेकिन फिर एकदम से उसने अपनी पावर को यूज करना बंद कर दिया और अपने आप को ऐसे दबाकर और बंद रखने के कारण उनके उस रूप ने जन्म लिया है और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कभी अलग नहीं हो सकते और हमें उसके साथ रहना सीखना ही पड़ेगा। और फिर रिसु को रास्ते में टैरू गिरा पड़ा मिलता है और इधर सुजुकी शो से कहता है कि चलो शुरू करते हैं और सुजुकी कुछ पत्थरों को हवा में डालकर उसकी ओर फेंक देता है लेकिन मॉब अपने बैरियर से उसे रोक लेता है। तभी शो उसके पीछे आकर उसके ऊपर एक अटैक करता है लेकिन मॉब को कुछ भी नहीं होता और जब वो उसकी ओर देखता है तो सुजुकी उसके पीछे से उसे एक पंच मारता है जिससे मॉब बिल्डिंग्स के पार हो जाता है। और फिर शो और सुजुकी एक बड़ा सा एनर्जी बॉल उसकी ओर फेंकते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है लेकिन मॉब उस धमाके को सोख लेता है और फिर शो उसकी ओर आता है तो वो उसके ऊपर एक अटैक करता है लेकिन सुजुकी उसे रोक लेता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो कहता है कि क्या हम लोग कुछ समय भी नहीं निकाल सकते। और फिर मॉब एक एनर्जी बॉल को चार्ज करता है और शो कहता है कि ये हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें इसे नहीं रोक सकते, इसलिए चलो भागते हैं। तो सुजुकी कहता है कि मैं ऐसे जख्मों के साथ नहीं भाग सकता, लेकिन तभी मॉब एकदम से रुक जाता है और वो दोनों भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मॉब अपनी बॉडी के अंदर उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और फिर शो कहता है कि उसे क्या हो रहा है, क्या वो अपनी बेकाबू हुई पावर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो सुजुकी कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो बच्चे और अब सही समय है। और फिर वो खड़ा होकर शो से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो शो उससे कहता है कि आपका क्या। तो सुजुकी कहता है कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं इसकी सारी पावर्स को सोख लूंगा जैसा इसने मेरे लिए किया था। तो शो कहता है कि इससे तो आप ही मर जाओगे। तो सुजुकी कहता है कि मैं इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ। और फिर वो मॉब की तरफ जाने लगता है और वो उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है लेकिन तभी शो उसे पीछे से आवाज मारता है और वो एक सैड सा चेहरा बनाया होता है जिसे देखकर सुजुकी को शौक सा लगता है और फिर उसे उसके साथ अपनी वाइफ भी दिखती है। और जब वो सामने की तरफ देखता है तो वो खुद को अकेला पाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को नीचे कर लेता है और फिर वो मॉब से कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हारी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और वो शो से कहता है कि मुझे अपना कंधा दो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और फिर जोसेफ कहता है कि लगता है कि ये सुजुकी से भी नहीं संभलने वाला और वो हथौड़ी से कहता है कि चलो उसे वापस लाते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को जाते हुए देखते हैं और मॉब भी आगे बढ़ता रहता है। और इसके बाद हम लोग टैरू को देखते हैं और उसके पास रिसु खड़ा होता है और वो कहता है कि आप बहुत आगे बढ़ गए हो भाई। इसके बाद हम लोग बॉडी इंप्रूवमेंट वाले को देखते हैं जो कि मॉब के पास आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, चलो जिम में चलते हैं। और तभी वो उनकी ओर देखता है, वो अपनी पावर उनकी ओर छोड़ देता है जिसके कारण उनके कपड़े फट जाते हैं। और फिर मुशाशी कहता है कि ये
लिए कोई आम हवा नहीं थी, ऐसा लगता है कि वो किसी स्लीप वॉकिंग स्टेट में है। तो इसका मतलब ये है कि और फिर वो अपनी बॉडी को निकालते हैं और मुशासी कहता है कि हमें इसे रोकना होगा और फिर वो उसकी ओर आते हैं, लेकिन माओ अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर देता है और उन सभी को हवा में उड़ा देता है। लेकिन उनमें से एक उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है किसने तो हमें मक्खियों की तरह उड़ा दिया। क्या इसका मतलब ये है कि ये पहले से इतना ताकतवर है? और फिर वो उससे कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त तक आ गए, प्लीज वापस आ जाओ। और ये सुनकर माओ का एक शौक सा लगता है और वो कहता है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन उसकी बॉडी उसे हवा में उड़ा देती है, पर यीशु उससे बचा लेता है और वहां पर लैंड करवा देता है। और फिर वो मॉब से कहता है कि तो आप सच में इस रूप में हो, मुझे इस चीज का डर था कि कभी ना कभी आपका ये रूप बाहर आ ही जाएगा, लेकिन अब मुझे इससे डर नहीं लगता क्योंकि ये आपका कोई अलग रूप नहीं है बल्कि ये आपका ही हिस्सा है और इसलिए इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूँ। और हमें वो परसेंटेज दिखती है जो कि 35% हो जाती है और मॉब उसके अंदर से बोलता है कि रुको रिसु, ये मैं नहीं हूँ। और फिर वो उसकी ओर बढ़ने लगता है और वो परसेंटेज 52% हो जाती है और मॉब अंदर से कहता है कि तुम्हें इससे दूर होना पड़ेगा। और फिर रिसु कहता है कि आपको इस तरह से अकेले तड़पने की कोई जरूरत नहीं है और मैं हमेशा आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आप हमेशा उससे मुझसे छुपाते थे और अपनी पावर के साथ उसे ढक लेते थे। और फिर वो परसेंटेज 53% हो जाती है और माओ कहता है कि रिसु तुम्हें हटना होगा वरना वो चीज फिर से हो जाएगी। फिर रिसु कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप और बदलें और इस चीज को अपने अकेले के दम पर सहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। और फिर वो परसेंटेज 69% हो जाती है और मॉब कहता है कि मैं इसे और नहीं रोक सकता और वो परसेंटेज 82% हो जाती है। और फिर मॉब की बॉडी पावर अप करती है और रिसु को जकड़ लेती है और वो परसेंटेज भी 90% हो जाती है। और फिर रिसु कहता है कि मेरी ताकत का भाई की ताकत के साथ कोई मुकाबला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भाई को कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर मॉब कहता है कि तुम मेरी पावर सो मेरी बात सुनो और परसेंटेज भी 95% हो जाती है। और फिर मॉब की बॉडी रिसु की ओर आती है और रिसु कहता है कि अगर ये इस रूप में सुबोमी के पास गए तो ये उसे भी चोट पहुंचा देंगे और ये चीज भाई कभी सहन नहीं कर पाएगा। और तभी रिसु चौंक सा जाता है। फिर वो कहता है कि अब मैं समझ गया, मुझे नहीं पता कि कोई शौक कुछ बदल पाएगा या नहीं। और फिर मॉब उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है और परसेंटेज 99% हो जाती है। और फिर रिसु को मॉब के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो मन में कहता है कि मैं भाई के लिए ये चीज कर सकता हूँ। और फिर वो उसके हाथ को रोक लेता है जिसे देखकर मॉब भी शौक में होता है। और फिर रिसु कहता है कि मैं आपका छोटा भाई बनकर रह सकता हूँ जिसके साथ आप अपनी मन की बातें कर सकते हैं। और फिर रिसु की परसेंटेज 100% हो जाती है और फिर वो उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसके कारण वो पीछे की ओर धकेला जाता है और उसके हाथ से वो गुलदस्ता छूट जाता है और वो उसकी ओर जाता है, लेकिन रिसु उसे वहीं पर रोक देता है। और फिर वो कहता है कि आप ठीक हो जाओगे भाई और उसके बाद वो उस गुलदस्ते को तोड़ देता है। ये देखकर मॉब की बॉडी फिर से पावर अप करती है और वो उस गुलदस्ते को फिर से जोड़ देती है और उसके आसपास एक बैरियर लगा देती है। और फिर रिसु उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। और फिर मॉब की बॉडी रिसु को देखने लग जाती है और मॉब अंदर से कहता है कि प्लीज रुक जाओ। और फिर रिसु अपने हाथों को आगे कर लेता है, लेकिन तभी मॉब की बॉडी उसे हवा में उड़ा देती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोग सुबोमी को देखते हैं जो कि वहां पर खड़ी होती है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा टोर्नेडो होता है। और उसके बाद हम लोग एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को वहां पर आने से रोक रहा होता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शहजादा और रेगन होते हैं। इसके बाद हम लोग रिसु को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ और प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ भाई। और इसके बाद हम लोग मॉब को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और तुम क्या हो और ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वो चीज मॉब का रूप ले लेती है और वो कहती है कि मैं हूँ शिगेयो कागेयामा और तुम कौन हो। तो मॉब शौक सा होकर कहता है कि मैं हूँ शिगेयो कागेयामा। तो वो कहता है अच्छा तो तुम मॉब हो मेरा नकली रूप और इस कन्वर्सेशन के लिए हम इसे शिगेयो कहेंगे और हमारे वाले को मॉब। और फिर मॉब कहता है कि मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए इसलिए तुम मेरी बॉडी से गायब हो जाओ। तो शिगेयो कहता है कि तो तुम्हें गायब हो जाना चाहिए, इससे मैं आजादी से जी पाऊंगा। तो मॉब कहता है कि मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। तो शिगेयो कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी हम रेगन और सरजावा को देखते हैं और रेगन कहता है कि मुझे लगता है कि मॉब उस टोर्नेडो के अंदर है। तो सरजावा कहता है कि वे हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग अंदर गए तो हम लोग एक पीस में वापस नहीं आने वाले। तो रेगन उससे कहता है कि तुम्हें बस मेरी वहां पर पहुंचने में मदद करनी होगी। तो सरजावा कहता है ठीक है, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। और उसके बाद वो अपने अम्ब्रेला को खोल लेता है और रेगन कहता है कि चलो चलते हैं। और अंदर मॉब उससे कह रहा होता है तुम ये क्यों कर रहे हो। तो शिगेयो कहता है कि क्या तुम्हें कार से टकराना याद है। तो मॉब शौक सा हो जाता है और शिगेयो कहता है कि मैं अकेले इस बॉडी को नहीं चला सकता, इसलिए मुझे किसी ताकतवर इच्छा के साथ आगे बढ़ना पड़ा। तो मॉब बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, ये मेरी इच्छा नहीं है। तो शिगेयो कहता है कि तुम ही सुबोमी से मिलना चाहते थे और यही चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉब कहता है कि पर तुम ये चीज दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो शिगेयो कहता है क्या कहा नॉर्मल, क्या तुम मुझे फिर से गलत साबित कर रहे हो। और फिर मॉब का चेहरा टूट सा जाता है और शिगेयो कहता है कि अगर तुम टूट जाओ और गायब हो जाओ तो मैं जो चाहे वो कर पाऊंगा। और फिर मॉब के चेहरे का एक पीस उससे अलग हो जाता है, वो शिगेयो के चेहरे पर लग जाता है और वो कहता है जब तुम अगली बार उठोगे तो वहां पर सिर्फ मैं ही हूँगा और हमेशा के लिए अलविदा मॉब। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले वेडनेसडे को रिलीज होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैं थर्सडे को डाल दूंगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।